फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम ईथर की बात करने वाले हैं। ईथर्स, ठीक है। चलिए ईथर की परिभाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईथर होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, ये ईथर जो होता है वो कार्बनिक यौगिक होता है जो दो एल्किल श्रृंखलाओं से जुड़ा होता है। ऐसे ROR, एक एल्किल श्रृंखला ये, एक एल्किल श्रृंखला ये, और ये जुड़ा हुआ है ऑक्साइड बंधों से, मतलब ऑक्सीजन से। चलिए, वे कार्बनिक यौगिक, आप इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ROR होता है, क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम एनालिसिस करें ROR को, तो भाई R हर हाल में एक कार्बन है और ये R भी एक क्या है? कार्बन जिसके पास हमेशा अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का होता है 2,4, कार्बन का होता है 2,4, जबकि ऑक्सीजन का होता है 2,6। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 4 की आवश्यकता, इसे 4 की आवश्यकता और इसे 2 की आवश्यकता। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। जबकि ऑक्सीजन के पास 2 अदर लोन पेयर बचे रहते हैं। ये हुई ईथर की आंतरिक संरचना की बात, ठीक है। ये ईथर हो गया। और आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ROR होता है, ईथर कहलाते हैं। अभी हम पूरी बात करने वाले हैं और स्टार्टिंग करेंगे वर्गीकरण से कि ईथर का वर्गीकरण क्या होता है। ईथर का वर्गीकरण, देखिए ईथर का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही सिंपल होता है। भाई ईथर होता है ROR, तो हो सकता है कि R, दो कंडीशन होती हैं। हो सकता है कि एल्किल श्रृंखला, भाई एल्किल श्रृंखला इसमें कार्बन की संख्या होंगी और ये एल्किल श्रृंखला इसमें भी कार्बन की संख्या होंगी। अगर दोनों में कार्बन की संख्या बराबर, मानना कि इसमें 5 कार्बन है तो इसमें भी 5 कार्बन है अगर, तो भाई ये सममित एल्केन हो जाएंगी। और सममित एल्केन से जो ईथर बनेगा वो क्या हो जाएगा? सममित ईथर हो जाएगा। अगर R बराबर R, मतलब एल्किल में कार्बनों की संख्या बराबर है, तो वो ईथर क्या कहलाएगा? एल्किल ईथर। या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ROR, या आप लिख सकते हैं CH3O CH3, या आप लिख सकते हैं C2H5O C2H5, या आप लिख सकते हैं इसे बेंजीन बना के O बेंजीन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ROR CH3O CH3 C2H5 CH3 और फेनिल O फेनिल। लेकिन असम्मित, देखिए ईथर दो प्रकार के हुए, एक सम्मित ईथर, एक असम्मित ईथर। जब एल्किल और एल्किल बराबर तो सम्मित ईथर, जब एल्किल और एल्किल बराबर नहीं है, मीन्स इनमें कार्बनों की संख्या बराबर नहीं है। इसमें अगर 5 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन नहीं, हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होंगे। तब ये क्या हो जाएगा? तब ये बनेगा R डैश, ROR डैश, जहाँ R डच नॉट इक्वल टू R डैश, ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं भाई। ये जो R एल्किल श्रृंखला हो सकता है दो तरह की हो, एक खुली श्रृंखला भी हो सकती है और एक बंद श्रृंखला हो सकती है। तो असम्मित ईथर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो खुली श्रृंखला का ईथर होगा या तो बंद श्रृंखला का। अगर खुली श्रृंखला का है, मीन्स दोनों एल्किल श्रृंखलाएं अगर खुली श्रृंखला की हैं, तो उसे हम कहेंगे एलिफैटिक ईथर। जैसे कि हम लिख सकते हैं CH3O C2H5। देखिए दोनों खुली श्रृंखला की एल्किल श्रृंखलाएं हैं, लेकिन दोनों में कार्बन की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एलिफैटिक ईथर। आपको परिभाषा इस तरह से लिखनी है कि यदि ईथर में प्रयुक्त एल्किल श्रृंखलाएं खुली श्रृंखलाओं की संयोजी श्रृंखलाएं होती हैं, किंतु कार्बन की संख्याएं समान नहीं होती हैं, तो उस प्रकार के ईथर को एलिफैटिक ईथर कहते हैं। लेकिन अगर ईथर में प्रयुक्त एल्किल श्रृंखलाओं में से कोई एक एल्किल और दूसरी एरिल है, या दोनों एरिल हैं, एरिल मीन्स बंद श्रृंखला, तो वो जो ईथर वो ईथर होगा वो एरोमेटिक ईथर होगा। और ये दो प्रकार का होता है, फिनॉलिक ईथर और डाई एरिल ईथर। फिनॉलिक ईथर का मतलब ये होता है कि एक बेंजीन श्रृंखला होगी, ठीक है, बेंजीन के साथ O जुड़ा हुआ होगा, और दूसरी खुली श्रृंखला की होगी। और डाई एरिल का मतलब होता है कि दोनों जो दोनों संयोजी श्रृंखलाएं हैं, दोनों ही क्या होंगी? बंद श्रृंखला की, ठीक है।
इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल फेनॉक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईफेनिल ईथर। चलिए ये हो गया वर्गीकरण। अब बात कर लेते हैं नामकरण की। ईथर का नामकरण, ठीक है, ईथर का नामकरण। और ईथर के नामकरण में हम एक यौगिक लेते हैं। यौगिक लेंगे कैसा? OCH3, ये एक यौगिक है। और ईथर के नामकरण दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण नाम और एक होता है क्या? IUPAC। देखिए साधारण नाम बहुत ही सिंपल होता है, फेनिल, मेथिल और ऑक्सी जुड़ा हुआ है। फेनिल को हम लिखेंगे P से, मेथिल को लिखेंगे M से। M पहले आता है और P बाद में, तो M पहले लिख देते हैं फेनिल, मेथिल। फिर क्या लिखेंगे? फेनिल। और निर्माण किसका हो रहा है? ईथर का। ये साधारण नाम हो गया, ठीक है। IUPAC नाम क्या लिखेंगे इसका? बहुत ही इजी है। देखिए ये फेनॉक्साइड बना रहा है किसके साथ? मेथिल के साथ, तो आप इसका नाम लिखेंगे क्या? मेथिल फेनॉक्साइड, ठीक। ये हो गया नामकरण। एक और श्रृंखला बन लिखे दे रहे हैं, जैसे CH3O C3H7, ये लिखा हुआ है, ये आपकी एक श्रृंखला है, हमको इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देख लीजिए जल्दी से। साधारण नाम भी होगा और IUPAC नाम होगा। इसका साधारण नाम, भाई यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ज़्यादा कार्बन का लिखना है हमको एल्केन, और कम कार्बन को हमको एल्क बनाना है, क्योंकि ईथर का साधारण नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। हमको इसके आधार पर नाम लिखना है, यह IUPAC नाम हो जाएगा। साधारण नाम में ये मेथिल है और ये प्रोपिल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल। और निर्माण किसका हो रहा है? ईथर का। ये साधारण नाम हो गया। IUPAC नेम हो जाएगा इसका, भाई एक कार्बन का ऑक्सी बनेगा तो मेथॉक्सी, और जिसमें कार्बन ज़्यादा है उसकी एल्केन श्रृंखला बनेगी प्रोपेन। ये हो गया ये नामकरण की बात। अब बात कर लेते हैं जल्दी से, बात कर लेते हैं निर्माण की विधियों की, ठीक है। निर्माण की विधियों में सबसे पहली विधि है विलियमसन संश्लेषण, और यह आपको हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, या इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम डिटेल पढ़ाई जाएगी। अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस विधि में एल्किल हैलाइड की क्रिया उपयुक्त सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है। देखिए बहुत सिंपल सी ये अब क्रिया है। क्या कराते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं और उसकी अब क्रिया हेलो एल्केन से कराते हैं। तो भाई धातु अधातु की ओर प्रबलता से आकर्षित होगा जिसके पास अब भाई हेलोजन के पास ऑक्सीजन से अधिक क्रियाशीलता होती है, इसलिए सोडियम ऑक्सीजन के बॉन्डिंग को छोड़कर हेलोजन की तरफ आकर्षित होता है, और जैसे ही आकर्षित होगा तो NaX का निर्माण होगा, तब एल्किल ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होकर निर्माण करता है किसका? ईथर का। अब क्रिया में एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का एल्कोक्साइड समूह द्वारा न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन, ये जो होता है ये नाभिकीय विस्थापन होता है। आप गौर से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर नाभिकीय रूप से कार्य कर रहा है, जिसका विस्थापन हेलोजन के द्वारा या एल्किल समूह के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल रिएक्शन भी दी गई है कि सोडियम फेनॉक्साइड की अपक्रिया हो रही है CH3Br के साथ, NaBr बनेगा और बनेगा क्या? मेथिल फेनिल ईथर। नेक्स्ट है जो आपको पढ़ाई जाएगी अच्छे से, वो ये है कि अल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण के द्वारा। लिखा हुआ कि जब किसी अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो अल्कोहल निर्जलीकृत होकर सम्मित ईथर बनाता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है हमको अल्कोहल से ही। 2 अल्कोहल ले लेने हमको, RO H प्लस और एक और अल्कोहल है ROS। देखिए दोनों सेम है ना। उपस्थिति रहेगी सांद्र H2SO4 की, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, और ताप आपका रहेगा 413 केल्विन। तो
H और OH, जब आप अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 पर गर्म करते हैं तो सीधे ही उसका निर्जलीकरण हो जाता है, और निर्जलीकरण जब होगा तब R ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होता है और बनाता है क्या, ROR प्लस, ये बनेगा क्या, H2O। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम्मित ईथर का निर्माण होगा, असम्मित ईथर का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि आपको कहा गया है कि अल्कोहल के आधिक्य की मात्रा लेनी है, और अल्कोहल के आधिक्य में उसके समान प्रकार के अणु होंगे। समान प्रकार के अणु होने का मतलब एल्किल श्रृंखलाएँ भी समान होंगी, मीन्स R बराबर R ही होगा। R बराबर R होगा तो सम्मित ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं, CH3OH मीन्स मेथिल अल्कोहल। तो फिर से हमको लेना है क्या, मेथिल अल्कोहल ही, और इस स्थिति में H और OH अपक्रिया कर लेंगे, लेकिन उपस्थिति किसकी रहनी चाहिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 की और 413 केल्विन ताप की, और तब बनेगा क्या, CH3OCH3 प्लस H2O, और इसका नाम होगा क्या भाई, दो मेथिल हैं तो डाई मेथिल ईथर, या आप इसे लिख सकते हैं मेथॉक्सी मेथेन। ये साधारण नाम हो गया या पेशी नाम हो गया। ठीक है, ये हो गई निर्माण की विधियों की बात। और अब बात करेंगे हम रासायनिक भौतिक गुण की। देखिए भौतिक गुण भी बहुत ही ईजी है, आपको नोट करना है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भौतिक गुण में आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना और समझना ज़्यादा होता है। भौतिक अवस्था, रंग तथा गंध। लिखा हुआ डाई एथिल ईथर तथा एथिल मेथिल ईथर सामान्यतः पर गैस हैं, जबकि अन्य ईथर रंगहीन द्रव हैं। इनमें विशिष्ट ईथरीय गंध उपस्थित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया घनत्व। ईथर्स के घनत्व प्रायः उनके अणुभारों में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। सभी ईथर्स के घनत्व एक से कम होते हैं, किसी का भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और घनत्व प्रायः उनके अणुभार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। अगर अणुभार बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ेगा, और आई थिंक मैक्सिमम ये सबके साथ होता है, जिसका जो भी तत्व या यौगिक होता है अगर अणुभार बढ़ता है तो उसका घनत्व भी बढ़ता है। हाइड्रोजन बंधुता का अभाव। ईथर्स में OH समूह नहीं पाया जाता है, अर्थात इनमें हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता है। अतः अल्कोहल्स के व्यवहार से भिन्न ईथर्स किसी प्रकार के हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है और नोट भी करना है। ईथर्स के क्वथनांक समावी अल्कोहल्स की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। इनका कारण ईथर्स में अंतराणुक हाइड्रोजन बंधुता की अनुपस्थिति है। देखिए आपको कंपेरिजन के लिए बताया गया, देखिए ये ईथर है, ये जो है ये ईथर यौगिक है, ये अल्कोहल है, और ये उसी श्रृंखला का एल्केन है। ठीक है, 4 कार्बन और ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी 4 कार्बन ही है, एक एल्किल के रूप में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो एन पेंटेन लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसकी तुलना करें 4 कार्बन की, डाई एथिल ईथर की, एन ब्यूटिल अल्कोहल की, दोनों के अणुभार 74 हैं, लेकिन दोनों के क्वथनांकों में काफ़ी अंतर है। ये 390 केल्विन है एन ब्यूटिल अल्कोहल का, जबकि डाई एथिल ईथर का 308 केल्विन है। ठीक है, आपको ये समझना यही है कि यदि अणुभार समान है तो अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है और ईथर का क्वथनांक कम होता है। फिर भी आप देख सकते हैं कि पेंटेन एल्केन में कार्बन ज़्यादा है, उसका अणुभार कम है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कम है, ऑक्सीजन नहीं है उसमें, लेकिन इसका क्वथनांक ज़्यादा है। नोट कर लीजिए। विलेयता ईथर से जल में कम विलेय हैं। अगर विलेयता की बात करें ईथर की, तो ईथर जो होते हैं वो जल में कम विलेय हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में ये सरलता से विलीन हो जाते हैं। ठीक है, ये हुई भौतिक गुण की बात। अब बात करेंगे रासायनिक गुण की। आइए बात करते हैं रासायनिक गुण की, और यहाँ पर हमको 3 अपक्रियाएँ पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस बार पेपर में ईथर्स का दहन भी पूछा गया था और पेरोक्साइड का निर्माण ऑप्शनल में था। ईथर का दहन बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईथर वाष्पशील व अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछा जाता है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में कि ईथर्स मतलब निम्नलिखित में कौन से यौगिक जो अत्यंत ज्वलनशील होते हैं वो ईथर होता है। ईथर वाष्पशील और अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। ये वायु या ऑक्सीजन में जलकर CO2 तथा H2O बनाते हैं। मीन्स आपको जब भी ईथर की अपक्रिया वायु से करानी है, सीधे सीधे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करवा देना है, बाद में उसे बैलेंस करना है। जैसे देखिए हम अगली अपक्रिया कराए दे रहे हैं, CH3OCH3 प्लस O2, बैलेंस नहीं है लेकिन बैलेंस करेंगे, CO2 प्लस
H2O, ये बनेगा सीधे सीधे। भाई 2 कार्बन है, हमको सीधे यहाँ पे 2 लगा देना है, और यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे हमको सीधे 3 लगा देना है। और आप देखिए बैलेंस हो चुकी है। का ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4, भाई ऑक्सीजन एक अणु में 2 हैं तो 2 अणु में 4 होंगे, और यहाँ पे एक अणु में 3, एक अणु में 1 तो 3 अणुओं में 3, तो 4 3 7 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे हमको क्या लगा देना है 3, तो यहाँ पे एक अणु में 2 तो 3 अणुओं में 6 हो जाएंगे, और 6 1 7 7, ठीक है। ये डाई मेथिल ईथर है और ये डाई एथिल ईथर है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट अब क्रिया है पराक्साइड का निर्माण। पराक्साइड का निर्माण, ईथर्स को वायु में कुछ देर रखने पर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से धीरे धीरे क्रिया करके पराक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, कुछ देर रखना है आपको। C2H5, इस प्रकार की अपक्रिया को आपको बहुत ही होशियारी से करना है, ठीक है। ये ईथर हो गया। हमने क्या किया कि इसे वायु की उपस्थिति में रख दिया। वायु की उपस्थिति रहेगी तो आपको लिख देना है यहाँ पर वायु की उपस्थिति, है ना। तो ये अपनी संरचना को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के रूप में ही चेंज करती है। यहाँ पर अभी तक ये क्या कर रहा था, पराक्साइड बंध जो होता है वो ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग से बनता है। इस प्रकार की जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं किसी दूसरे ऑक्सीजन को, और ऐसा ऑक्सीजन जो कहाँ पर उपस्थित था, वायु में, ठीक है। ये वही ऑक्सीजन है जो लोन पेयर, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ऑक्सीजन जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो इस पर 2 जोड़ी लोन पेयर होते हैं, उसमें से एक लोन पेयर त्यागा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के बनाएंगे 2 यौगिक 5O, और इससे हमको क्या करना है 2, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और इसका नाम क्या रखना है हमको, इसका नाम है ईथर पराक्साइड। ईथर पराक्साइड आपको लिख लेना है। और ये क्या है, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट अब क्रिया है ईथर्स का जल अपघटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर्स का जल अपघटन हमको करवाना है। लिखा हुआ है कि ईथर्स को जल के साथ उबाले जाने पर अथवा भाप के साथ क्रिया कराने पर ये जल अपघटित होकर संगत अल्कोहल्स का निर्माण करते हैं। संगत अल्कोहल्स का मतलब ये है कि इसमें जिस प्रकार की भी एल्किल श्रृंखलाएं जुड़ी होंगी उस प्रकार के अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे ये हमारा है एथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है। इसका हम कराएंगे जल अपघटन। तो भाई ये अपनी बॉन्डिंग देखो, जिसके पास कम कार्बन होते हैं ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा होता है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा उच्च घनत्व उसके साथ जुड़ा होगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो अपने अणुभार के साथ अलग हो जाता है। तो CH3H अलग हो जाएगा और C2H5H अलग हो जाएगा। आप गौर से देखिए, सॉरी C2H5H ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, प्लस अब CH3H यहाँ से C3H7 यहाँ से अलग हो गया। अब इस कार्बन को, इसके अंतिम कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इस ऑक्सीजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसको आकर्षित करेगा, ऑक्सीजन आकर्षित करता है अपने लोन पेयर के द्वारा किसे, H को, ठीक है। तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा H, जबकि जो बाकी शेष बचता है हाइड्रॉक्सी समूह वो धनात्मक एल्किल नाभिक की तरफ आकर्षित हो जाता है। और अब बना यहाँ पर क्या, एथेनॉल, और ये क्या बना, प्रोपेनॉल। चलिए ठीक है, ये आपकी अब क्रियाएँ हो गई हैं, समाप्त हो गया आपका ये चैप्टर। अच्छे से पढ़िए लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो की लाइक्स बहुत कम आ रही हैं, व्यूज़ होते हैं प्रॉपर। और घर पे रहिए, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।